हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा ज्योग्राफी का लेसन नंबर 3 अ चेंजिंग अर्थ यानी हमारी बदलती पृथ्वी हमने शुरू किया हुआ था। इसका एक टॉपिक जिसमें कि हमने आपको एंडोजेनिक फोर्सेस यानी कि अंतर्जनित बल के विषय में बताया था, जिनके कारण से पृथ्वी पर परिवर्तन आते हैं। तो वो कौन कौन से कारण थे, जिनमें हमने आपके साथ अर्थक्वेक, वॉल्केनो और लैंडस्लाइड इनके बारे में आपको बताया गया था। आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक यानी कि जिसमें हम एक्सोजेनिक फोर्स यानी कि बहिर्जनिक बल के विषय में आपसे बात करेंगे। जो इसमें मेजर लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनके दो कारण होते हैं, जो हमारे बहिर्जनिक बल हैं उन पर दो कारणों से हमारे लगते हैं। पहला है इसमें वेदरिंग यानी कि अपक्षय और दूसरा है इरोजन यानी कि अपर्दन। इन्हीं दोनों के प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार बदलती रहती है, घटती रहती है, चीज़ों में परिवर्तन आता रहता है। सबसे पहले इसमें आता है हमारा वेदरिंग। वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। ये पिक्चर दिखाई गई है जिसमें कि वेदरिंग के कारण जो हमारा रॉक है वो किस तरह से टूटता है। पृथ्वी पर जल, पवन और हिम यानी कि आइस, ये विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को ही हम वेदरिंग या अपर्दन कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें इरोजन। इरोजन इज़ द रिमूवल ऑफ सॉलिड्स यानी कि जो भी हमारे सॉलिड चीज़ें हैं, जिसमें आपका सेडिमेंट्स हैं, सॉइल हैं, रॉक्स हैं और दूसरे पार्टिकल्स हैं, इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, इस प्राकृतिक हमारे जो वातावरण है इसमें है। इट यूजुअली ऑक्योर ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट बाय विंड, वाटर और आइस। ये हवा, पानी और बर्फ़ के कारण यानी कि आइस यानी कि हिम की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते हैं, इसे हम इरोजन कहते हैं। तो इस तरह से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले इस प्रक्रिया को हम निक्षेपण यानी कि इरोजन कहते हैं। इन परिवर्तनों को करने में नदियों का एक मुख्य भूमिका है। तो नदियाँ इस पर किस तरह से कार्य करती हैं, इसमें ये कुछ बिंदु हैं जिनके विषय में हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले है इसमें वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात, मेंडर्स यानी कि विसर्प, ऑक्सबो लेक यानी कि विसर्प, फ्लड प्लेन यानी कि बाढ़कृत मैदान, लेविस यानी कि तटबंध और डेल्टा। इन बिंदुओं पर हम बात करेंगे जो कि नदियों के द्वारा पृथ्वी पर लाए गए परिवर्तनों का कार्य करते हैं। सबसे पहले इसमें हम बात कर रहे हैं जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल की। अ वाटरफॉल इज़ अ प्लेस वेयर फ्लोइंग वाटर रैपिडली ड्रॉप्स इन एलिवेशन एज इट फ्लोज ओवर अ स्टीप रीजन और अ क्लिफ। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। सबसे बड़ा जो जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। सबसे बड़ा वाटरफॉल आपको दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है, वेनेजुएला में है, और ये एंजल वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। तो जब ऊपर से पानी तेज़ गति से गिरता है तो धीरे धीरे वो चट्टानों को तोड़ देता है, कमज़ोर करता है और तोड़ देता है। नेक्स्ट है आपका मेंडर्स यानी कि विसर्प। द रिवर एंटर्स द प्लेन, इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मेंडर्स। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका ऑक्सबो लेक। मैंने आपको अभी बताया भी था कि ऑक्सबो लेक जो है वो क्या है, अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। एन ऑक्सबो लेक इज़ अ यू शेप्ड बॉडी ऑफ वाटर formed when a wide meander from the main stream of a river is out of to create a lake. That means समय के साथ विसर्प
लूप नदी से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं, जिसे हम ऑक्सबो लेक या चाप झील कहते हैं। दिस लैंडफॉर्म्स इज कॉल्ड एन ऑक्सबो लेक फॉर द डिस्टिंक्टिव कर्व्ड शेप दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द प्रोसेस। इसी को ही हम ऑक्सबो लेक कहते हैं, जो ये बड़े बड़े मेंढर से कट करके अलग हो जाते हैं। ये आपका ऑक्सबो लेक का एक एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका फ्लड प्लेन। व्हेन रिवर ओवरफ्लोज इट बैंक्स इट लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। जब नदियों का पानी किनारों से ऊपर उठ जाता है तो वह आसपास के जो एरिया हैं उनमें फैल जाता है। यही आपका बाढ़ है। एज इट फ्लड्स it deposits layer of fine soil and other material called sediments along its banks. This lead to the formation of floodplain. बाढ़ के कारण मिट्टी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा लेविस यानी कि तटबंध। द रेज्ड बैंक आर कॉल्ड लेविस। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। जो ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं इन्हें हम तटबंध यानी कि लेविस कहते हैं। एज द रिवर अप्रोचेस द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस and the river begin to break up into number of streams called distributaries. समुद्र के तक पहुँचते पहुँचते नदी का जो प्रवाह है वो बहुत धीमा हो जाता है, उसकी जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाती है और नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसको हम वितरिका कहा जाता है। ये जो डिस्ट्रीब्यूटरीज है इन्हें हम हिंदी में वितरिका कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा डेल्टा। जब पहाड़ों से नदियाँ नीचे की तरफ गिरती हैं तब ये डेल्टा बनते हैं। एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। अ डेल्टा इज़ अ लैंडफॉर्म दैट इज़ क्रिएटेड एट द माउथ ऑफ द रिवर व्हेन दैट रिवर फ्लोज इनटू एन ओशियन, सी, एस्चुरी, लेक, रिजर्वियर, फ्लैट, एरिड एरिया और अनदर रिवर. Deltas are formed from the deposition of the sediments carried by the river as the flow leaves the mouth of the river. यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है, जब ये वितरिका बन कर के नीचे आती हैं तो यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती हैं कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती हैं। प्रत्येक वितरिका अपने यानी कि जो जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, जितनी भी उसके साथ नदियां हैं, वो अपने ही मुंह पर, जो उनका मुहाना है, जहाँ पे उनका एंड पॉइंट है, वहाँ पर मुहाने का निर्माण करती हैं। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह को से डेल्टा का निर्माण होता है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ये आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें हमने आपको डेल्टा दिखाया गया है। इसमें ये जो आपका सर्कल है, ये पूरा सर्कल दिखा रहा है कि ये डेल्टा है और ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटरीज जितनी भी ये आपकी निकल रही हैं नदियाँ देखिए, और जो बीच वाला भाग है ये आपका सारा डिपॉजिट कर रही हैं। जितना भी उनके साथ में सॉलिड पार्टिकल्स आ रहे थे उन्हें एक ही जगह पर इकट्ठा किया है और इस तरह से आपका ये बना है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा जो कार्य करते हैं वो है समुद्री तरंगे। अब जो हमारे ओशियंस में जितने भी हमारे समुद्र में लैंड पार्ट है उसमें जो परिवर्तन आता है वो किस तरह से आता है, तो उसमें हमने ये आपके साथ में 4 पॉइंट्स हैं। इसमें सी केव्स यानी कि समुद्री गुफा, सी आर्चेस यानी कि आपके तटीय मेहराब, स्टैक एंड द लास्ट है आपका सी क्लिफ यानी कि समुद्र भृंगु। इनको हम बताएंगे। सबसे पहले है सी केव्स। A sea caves also known as littoral caves. It is a type of cave formed primarily by the wave action of the sea.
समुद्र तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। इनमें दरारें पड़ जाती हैं और समय के साथ साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इन्हीं को ही हम समुद्री गुफा कहते हैं। वो एक गुफा का रूप लेती रहती हैं। धीरे धीरे ये गुफा बढ़ती रहती है। नेक्स्ट है आपका सी आर्चेस। When sea caves became bigger and bigger, only the roof of the cave remained, then formed sea arches. जब धीरे धीरे ये गुफाएं बड़ी होती जाती हैं और बड़ी होती जाती हैं, तो सिर्फ इनके ऊपर छत रह जाती है और इनकी जो वॉल्स हैं, जो इनकी दीवारें हैं, वो कम होती जाती हैं। इसे ही ये सी आर्चेस यानी कि तटीय मेहराब कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा स्टैक। इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। जब ऐसा कहीं होता है कि जहाँ पर इरोजन के कारण ऊपर की छत ही आपकी ख़त्म हो जाती है, सिर्फ दीवारें रह जाती हैं, दीज वॉल्स लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक। तो ये जो दीवारें हैं ये एक तरह से वहाँ पर स्टैक बन जाती हैं। दीवारें जब बची रहती हैं, ये आकृति को स्टैक कहा जा रहा है। नेक्स्ट है आपका सी क्लिफ यानी कि समुद्र भृंगु। द स्टीप रॉक्स कॉस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। जो आपका इसमें इनके किनारों पे जो आप चट्टानें देखते हैं वो ज़्यादातर जो है वर्टिकली होती हैं, सीधी होती हैं, खड़ी हुई, इसीलिए आपका ये सी क्लिफ कहलाती हैं। जो समुद्र से ऊपर एक खड़ी हुई होती हैं, इन्हें हम सी क्लिफ कहते हैं। ये आप देख रहे हैं पिक्चर में। The sea waves deposit sediments along the shore forming beaches. इसमें समुद्र तरंगे किनारों पर अवसाद जमा करती हैं और समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट आता है आपका आइस। आपने देखे हुए होंगे जो बड़े बड़े आपके ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं काफ़ी ऊंचाई पर, या बहुत ठंडे इलाके होते हैं जैसे आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये टोटली आपका बर्फ़ से जमा रहता है। तो वहाँ पर हमारे बनते हैं ग्लेशियर और ग्लेशियल मॉनरीज। ये दो आपके टॉपिक इसमें हम डिस्कस करेंगे। पहला आता है हमारा ग्लेशियर। अ ग्लेशियर इज़ अ लार्ज मास ऑफ आइस मूविंग स्लोली ओवर सम एंड सरफेस डाउन अ वैली फॉर्म्ड ओवर लॉन्ग पीरियड फ्रॉम द accumulation of snow in areas where the amount of snow that falls exceed the amount that melts. हिमनद या बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं, ये आपके बर्फ़ के बने हुए चट्टानें सी होती हैं, इनको हम ग्लेशियर बोलते हैं। जब ये कठोर चट्टानों में की तरह बन जाते हैं और ये हिमनद गहरे गर्तों में का निर्माण करते हैं। जब ये ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हैं तो बड़े बड़े गड्ढे बना देते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ पिघलने पर उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए जो पदार्थ हैं, अब आगे ये ग्लेशियल मॉरनरीज हैं, इसको मैं बता रही हूँ। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपोजिटेड, दीज डिपोजिट फॉर्म ग्लेशियल मॉरनीज। यानी कि जब हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल यानी चट्टानें हैं, रेत है या तलछट है या मिट्टी आती है, ये सब निक्षेप हिमनद हिमोड़ का यानी कि ग्लेशियल मॉरनीज का निर्माण करते हैं। अब आता है हमारा विंड यानी कि पवन या हवा। इसमें हमारे जो पॉइंट्स हैं उसमें हम कौन कौन सी आकृतियाँ बन जाती हैं, हवा किस तरह से कार्य करती है, उसमें मशरूम रॉक्स हैं या सैंडन्स हैं या आपका लॉयस हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है मशरूम रॉक। ये आप पिक्चर में देख भी रहे हैं, यहाँ पर आपको ये मशरूम रॉक की एक पिक्चर भी दिखाई गई है। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज़ विंड। जब इसमें आपका जो रेगिस्तान में पवन या हवा या आपका वेदरिंग या आपका इरोजन, ये इसके मेन जो आपके रीजंस हैं। रेगिस्तान में आपने इस तरह की जो मशरूम टाइप की ये आपकी रॉक्स हैं, इस तरह के शैलें आप देख सकते हैं जो आपको रेगिस्तान में अक्सर मिल जाएंगी। इन्हें हम लोग हिंदी में छत्रक शैल भी कहते हैं। ठीक है।
इन डेजर्ट रॉक्स इन द शेप ऑफ द मशरूम कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स, इन्हें ही हम मशरूम रॉक्स कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसीलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत हो जाता है। जो इसका टॉप है वो बड़ा हो जाता है और जो इसका नीचे वाला हिस्सा है वो पतला रह जाता है और वो एक मशरूम का आकार ले लेता है। नेक्स्ट है आपके सैंडन्स यानी कि बालू के टिब्बे। When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in low hills like structure called sand dunes. जब हवा का बहाव बहुत तेज़ होता है और फिर वो धीमे 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 कम होता है तो ये रेत गिरकर छोटी छोटी पहाड़ी बना देती है। इन्हीं छोटी छोटी पहाड़ियों को हम बालू का टिब्बा कहते हैं, या आप इसको अगर हम कह सकते हैं कि जब बालू एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है, वो हवा से उड़ करके आती है और एक जगह इकट्ठी होती है और वो ऊंची बन जाती है, तो इसे हम बालू का टिब्बा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका लोएस। When the grains of sands are very fine and light, the wind can carry it over very long distances. When such sand is deposited in large areas, it is called loess. Large deposits of loess is found in China. जब बालू के कण जो बहुत बारीक होते हैं, आपने देखे भी होंगे बालू के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही आपके महीन होते हैं और हल्के होते हैं वेट में भी, तो ये हवा के इनको उठा करके बहुत दूर तक ले जाती है। जब ये बालू के कण बड़े बड़े विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। आज आपका जो टॉपिक था हमारा ये वाला कि हमारी बाहरी बल यानी कि एक्सोजेनिक फोर्सेस किस तरह से कार्य करती हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको ये पता होगा कि हमारी अर्थ पर जो भी परिवर्तन होते हैं प्राकृतिक रूप से, कुछ तो मैनमेड हैं, लेकिन जो हमारे प्राकृतिक रूप से जो बदलाव हो रहे हैं उनके पीछे दो तरह के हमारे बल कार्य कर रहे हैं। एक है अंतर्जनित यानी कि एंडोजेनिक फोर्स और दूसरा है हमारा बहिर्जनित बल यानी कि आपका एक्सोजेनिक फोर्स। और ये दोनों ही फोर्सेस किस तरह से कार्य करती हैं यह मैंने आपको अपनी इस वीडियो में बताया है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है या आपको कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप अपने क्वेश्चंस हमें बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व कर दूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।